गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एंजाइम्स के डेफिनेशन को, एंजाइम्स के कंसेप्ट को। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस किया था, राइट। टाइप्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने आगे के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, इनको अब अपन आज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट properties of enzymes, properties of enzymes, एंजाइमों के गुण, एंजाइमों के गुण, एंजाइम्स के गुण, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं और सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस और एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, एंजाइम्स आर कलरलेस सॉलिड्स which can dissolve in aqueous solution or water and acidic solution। तो एंजाइम्स क्या है, रंगहीन। एंजाइम्स रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में व अम्लों के विलयनों में विलयशील या विलय हो सकते हैं। ओके बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, कि एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होती है वो बॉडी टेम्परेचर पर बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी पीएच के अंदर जो एक्यूरेट पीएच होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये बड़ी अच्छी तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम क्या होगा, बहुत अच्छी तरह अपनी एक्टिविटी को प्ले करेगा। तो एंजाइम्स के लिए उपयुक्त तापक्रम, ओके, सुटेबल टेम्परेचर एंजाइम्स की क्रिया के लिए, सुटेबल टेम्परेचर फॉर रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये होता है अप्रॉक्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पर जो बॉडी टेम्परेचर है, हम कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर में ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट की बात हम करें, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिसे हम फीवर की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको लगता है जब हमारे फीवर हो जाता है या बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो रही होती है, उस समय हम किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाते हैं, रिलैक्स करना पड़ता है। डॉक्टर्स हमें कहते हैं फॉर बेड रेस्ट। वो इसीलिए वजह है, इसकी वजह है क्योंकि वहाँ पर जो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, और डिक्रीज़ होने की वजह से वो प्रॉपर अपनी रिएक्टिविटी को शो नहीं करता। बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस के आगे के लिए वो सही प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं, उपापचय क्रिया जो होती है बेटा, वो थोड़ी सी उससे इफेक्टेड होती हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर होने वाली एक भी इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय क्रिया है, अगर प्रभावित होगी तो बॉडी का जो सर्कुलेशन है, बॉडी की जो रिएक्टिविटी है वो इफेक्टेड होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पर या फिर बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा जब ठंडा मौसम होता है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उन कंडीशंस में भी कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि हम कोई काम नहीं कर पाते, उस पावर से नहीं कर पाते, उस बॉडी लेवल से नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाती है। वहाँ पर भी हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है
उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वो टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री चला जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएच वैल्यू फॉर रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए पीएच अप्रोक्स 6.5 टू 7.5 ये पीएच रेंज है, ठीक है ना। अप्रोक्स 6.5 टू 7.5 इज द बेस्ट पीएच रेंज फॉर रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इससे अगर बिलो 6.5 जाता है तो एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक की कंडीशन में भी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इफेक्टेड होती है। और अगर 7.5 से अपर चला जाता है तब भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि धीरे धीरे ये बेसिक नेचर की ओर जा रहा है, और बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर में भी एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, एंजाइम्स are specific in their reactivity और फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, एंजाइम क्रियाशीलता या क्रिया के लिए के प्रति अति विशिष्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अति विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी और फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बेटा, इसको अगर हम ऐसे समझें कि एग्जांपल से की एंड लॉग थ्योरी से, अगर इसे हम समझें फॉर एग्जांपल की एंड लॉग, किसी पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, किसी पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है, और उस पर्टिकुलर लॉक पर वही की काम करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसी तरह से सेम एज फॉर एग्जांपल सेम एज क्या होगा, एंजाइम होगा जो एक पर्टिकुलर रिएक्टिविटी, पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन पर क्या करेगा, काम करेगा। तो हम यहां बता सकते हैं फॉर एग्जांपल a particular log contains its particular key, same as particular log contains its particular key, same as for specific metabolic reaction, a specific enzyme will be work। ओके, तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक, एक विशेष आपको ये लॉक ले लीजिए, वो एक पर्टिकुलर की रखता है, अपनी खुद की एक पर्टिकुलर की रखता है, और उस की के द्वारा ही उस लॉक को बंद या खोला जा सकता है। उसी प्रकार स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, इन बॉडी कोशिकाओं में होने वाली स्पेसिफिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, विशिष्ट जो आपकी उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रिया है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और एंजाइम्स एक, इससे अपन बता सकते हैं कि एंजाइम क्या है, स्पेशल होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस एंजाइम की रिएक्टिविटी पर ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू पीएच वैल्यू अगर थोड़ा सा भी उसको इफेक्टेड किया जाए, उसको प्रभावित किया जाए, तो वो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। वो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसी वजह से बॉडी एक्टिविटी में भी क्या होती है बेटा, फिर इफेक्टेड होती है बॉडी एक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे के पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट्स पे अगर अपन बात करें एंजाइम्स के लिए, तो एंजाइम्स जो होते हैं
वो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि एंजाइम सॉलिड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। दूसरी बात हमने बात कर ली यहाँ पर कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन पर ही काम करते हैं, यानी एंजाइम्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। और एक पॉइंट और अपन डिस्कस करें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शन वेलोसिटी, काइनेटिक जो है उसकी गतिज ऊर्जा जो है, उसका जो वेग है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, due to presence of an enzyme, velocity or rate of reaction of a metabolic reaction increased 10 times। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि एंजाइम की उपस्थिति में किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए ध्यान से देखिए, इसके रीजन को अगर अपन दें तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में एक उपापचयी क्रिया का अभिक्रिया वेग लगभग 10 गुना से बढ़ जाता है, 10 गुना से बढ़ जाता है। चलिए यहां तक की बात आ गई, ठीक है बेटा। अब क्यों होता है ऐसा, रीजन तो इंपॉर्टेंट बात देखिए कि एंजाइम जो होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बायो कैटलिस्ट और एंजाइम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी of a specific of a metabolic reaction decreased, therefore rate of reaction also decreased। ओके बेटा, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है यहाँ पर। तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, और देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज। इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ दो रिएक्टेंट ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और इस तरह से जाके प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग हुआ और इस पीक पॉइंट तक, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एज EA रेफर टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कोई भी जो भी रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट बनाने से पहले वो एक एनर्जी को गेन करेंगे, एक एनर्जी तक पहुंचेंगे मिड पॉइंट पर, और वो एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट बनने में उतना ही अधिक टाइम लगेगा। तो मैं यह बता सकता हूँ कि in any reaction if EA increase, अगर ये बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि समय लगता है इसमें, है ना, टाइम लगता है। बट EA डिक्रीज, अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं डायग्राम फर्स्ट, फिगर फर्स्ट कह सकता हूँ। अगर दूसरा डायग्राम बनाऊँ इसी तरह से, ये प्रोडक्ट और ये ए प्लस बी, तो यहाँ हमने दिखाया था फर्स्ट ई ए, ठीक है ना, ई ए 1। अगर मैं अब यहाँ कैटलिस्ट डाल दूँ, दिस इज ओके दिस वन, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया ई ए 2, एक्टिवेशन एनर्जी 2, एक्टिवेशन एनर्जी in presence of एंजाइम, ये सक्रियण ऊर्जा है एंजाइम की उपस्थिति में। तो आप देख रहे हो E2 की जो वैल्यू है वो कम हो गई है E1 की वैल्यू से, ठीक है ना। E2 की वैल्यू जो है बेटा, E1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है E2 से, दैट इज E2 इज लेस देन E1। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर E की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बात समझ आई। मान लीजिए एक एग्जांपल और देखिए आप, मैं यहाँ एक गाड़ी है, वो गाड़ी इस कंडीशन में जा रही है, किसी पहाड़ से जा रही है, किसी हाइट से जा रही है, और एक दूसरी हाइट ये है। अगर यहाँ ड्राइवर ने हाइट फर्स्ट और हाइट सेकंड में से सेकंड को सेलेक्ट किया तो वो जल्दी कवर कर जाएगा, क्योंकि उसका जो हाइट है उसकी जो एनर्जी है वो कम है, और अगर हाइट फर्स्ट को सेलेक्ट करता है तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फिफ्थ पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंजाइम्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस से किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और उसके पीछे का रीज़न है कि एंजाइम्स वास्तव में किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह। और कैटलिस्ट की कंडीशन में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से किसी रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है बेटा, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। चलिए एक और पॉइंट अपन यहाँ डिस्कस करते हैं एंजाइम के बारे में, सिक्स्थ पॉइंट, और वो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट से ही आपको पता लग गया, एंजाइम्स behave as biocatalyst। एंजाइम जैव उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। ओके, तो ये सिक्स प्रॉपर्टी हो गई इसके अंदर। तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी एंजाइम के बारे में, पेपर में पूछी जाती हैं। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। अगर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको 3 से 4 प्रॉपर्टी वहाँ पर बतानी होती हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी की बात कर लें यहाँ पर कि कैटलिस्ट जो होता है, आपने बैक क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में 10th 11th में पढ़ा है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी बहुत कम मात्रा, ठीक है ना, इन वेरी लेस क्वांटिटी ही काफ़ी होती है, वो बहुत कम मात्रा से रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंजाइम्स की अति अल्प मात्रा ही जैविक क्रियाओं के लिए पर्याप्त होती है। मतलब क्या कह सकते हैं, ए लेस quantity of enzymes required for biological activities। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए काफ़ी कम मात्रा में ही काम इसमें हो जाता है। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर एंजाइम्स के केस में। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। एक एक पॉइंट आपको इनको अच्छी तरह मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना है। नेक्स्ट, एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम
एंजाइम्स की क्रियाविधि अपन पढ़ेंगे। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की क्रियाविधि, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखें बेटा, एंजाइम्स की क्रियाविधि में एंजाइम क्या करता है, इसकी जो टोटल क्रियाविधि है कुछ स्टेप्स में होगी। अपन यहाँ कुछ स्टेप्स लेके चलते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में एंजाइम, ई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके लिए बेटा, एंजाइम के लिए, एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम के लिए ये सबसे पहले अपने उस पर्टिकुलर रिएक्शन जिस पे ये काम करेगा, उस रिएक्शन में जो सबस्टांस है, जो क्रियाधार है, जिस सबस्टांस पर इसको क्रिया करनी है, फॉर एग्जांपल इसको पॉलीसैकेराइड पर रिएक्शन करनी है, और फॉर एग्जांपल ये एंजाइम टाइलिन है, तो ये पॉलीसैकेराइड होगा, और ये एस आपको क्या बताएगा, सबस्ट्रेट क्रियाधार, इस पर ये रिएक्शन करता है सबसे पहले, और सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करके बेटा ये क्या बनाएगा, सबसे पहले ये बना लेता है फर्स्ट स्टेप में ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है, और ES कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये फर्स्ट केस में बात करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या संकुल, इसका निर्माण करता है। सेकेंड स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है यहां पर, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बताइए EI के अंदर, यानी ये चेंज हो जाएगा आपके मध्यवर्ती इंटरमीडिएट के अंदर, ठीक है ना, EI। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में ये क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी की अपन ने बात की थी, और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जितनी जल्दी बनेगा, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के लिए EA की वैल्यू जितनी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ एंजाइम, उतनी ही जल्दी स्टेप थर्ड में ये EI, इसके अलावा एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स EIC, एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स EIC, ESC, ठीक है ना, ये तुरंत चेंज हो जाएगा EP के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मीन्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम उत्पाद संकुल। और जैसे ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, स्टेप 4 में एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, और एंजाइम प्रोडक्ट से अलग होकर हमें प्रोडक्ट प्रदान कर देता है। तो यहां बात करते हैं EP, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EPC। दिस इज EPC, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है E+P, यानी एंजाइम हमें वापस मिल जाता है और प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के फलस्वरूप मिलता है। तो देखिए, कैटलिस्ट की एक विशेषता और होती है। हमने जो 6-7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसमें हम ये भी बात कर सकते थे कि कोई भी कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, यानी बॉन्ड नहीं बनाता है, से वो पार्ट लेकर क्या करता है, उसके रिएक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर देता है, उसके वेलोसिटी को, रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा का या कम कर देगा, उसके वेग को कम या ज़्यादा कर देगा, बट उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वही काम यहाँ एंजाइम ने भी किया। एंजाइम ने अपना काम किया और फाइनल स्टेज में एंजाइम बाहर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखने, इस कंडीशन के लिए एक फैक्ट है, EA
जितना कम होगा, ये बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, ये जितनी कम होगी, जितना कम होगा क्रिया का वेग, या ये लिख लीजिए ई एस से ई आई में चेंज, उतना ही तेजी से होगा। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है एंजाइम्स के रिएक्टिव प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स के मैकेनिज्म कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं उनमें से कुछ एंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे, और एंजाइम्स की बॉडी के लिए क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।